गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा मैंने गूगल क्लासरूम पे अभी जो लेक्चर अभी हुआ था वो अपडेट कर दिया है। तो जितने लोगों का मिस हो गया होगा वो उससे आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरा, ये अपडेटेड पीपीटी मैंने आपको सेंड कर चुका हूं। मैं आज फिर से दोबारा अभी सेंड कर दूंगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कैटेगराइजेशन, क्लस्टरिंग और प्लानिंग के बारे में बात कर ली थी। अब अगर हम बात करें तो जो मॉडल्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग के, यानी लर्निंग को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो एक प्रपोजिशनल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के रूल्स हैं। ये बेसिकली आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप साइंस जब आप सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली आपके कोर्स में नहीं है। डिसीजन ट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़े ऑन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। इसके अलावा लीनियर सेपरेटर, मतलब किस तरीके से आप दो चीजों को सेपरेट या सेग्रीगेट कर पाओगे, अलग कर पाओगे। जैसे टेक्स्ट होता है, अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, तो हम एक ब्लैंक स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे लीनियर सेपरेटर क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया। या हो सकता है हमने स्लैश लगा रखा हो, तो स्लैश हमारा क्या है, एक तरह से लीनियर सेपरेटर है। न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल मॉडल होता है, उनके ग्राफिक्स, शेप्स और इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होता है जिसे हम हिडन मार्कोव मॉडल कहते हैं, जिसे एचएमएम भी कहा जाता है। ये टेम्पोरल मॉडल्स में यूज होता है। बेसिकली दिस इज स्टैटिक्स। आपने को याद होगा कि हमने स्टैटिक्स के बारे में बात की थी कि स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं जिनके थ्रू आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग चीजों का। तो यहाँ पर ये एक मॉडल यूज होता है। बेसिकली प्रपोजिशनल लॉजिक और एचएमएम ये आपके सिलेबस की रेंज के बाहर है। तो इसको हम लोग केवल समझ लेते हैं क्या है। तो ये एक तरीके का मेथड है जो अलग अलग चीजों को, दो सेपरेट नॉलेजेस को सेग्रीगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम देखें तो वी हैव सब लर्निंग रूल्स। लर्निंग रूल्स का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को याद कैसे कर सकते हैं, क्या मॉडल यूज करेंगे, किस तरीके से उनको हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम एक्सपीरियंस से चीजें याद रखते हैं। अगर एक बार किसी चीज का एक्सपीरियंस हमको हो जाए तो वो हम अपने नॉलेज बेस में स्टोर कर देते हैं, और वो एक्सपीरियंस हमको इम्प्रूव कर, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। मीन्स अगर मान लीजिए एक बार आप किसी लोकेशन पे हो आते हैं तो उस लोकेशन की आपकी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में कॉपी लिखनी है या कॉपी में आंसरिंग करनी है, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो क्लियर कैसे हो जाता है, एक्सपीरियंस के थ्रू हो जाता है। तो बात यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी आ रही है। इसके अलावा एक सुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें एक सुपरविजर वाइजर होता है जिसको हम टीचर कहते हैं, जो आपको बताता है कि क्या आपको पढ़ना है और किस ऑपरेशन पे, किस एक्शन, क्या सर्कमस्टेंसेस पे क्या एक्शन आपको लेना है। ठीक है ना। और
उसके लिए वो सर्टेन एग्जाम्पल्स आपको देता है जिसको हम लोग ट्रेनिंग सेट कहते हैं। ट्रेनिंग सेट पर बेस करके हम उन चीजों को वर्कआउट करते हैं। क्लियर है? तो एक्सपीरियंस, जब हम खुद किसी चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, और अपने आप, यहां पर किसी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है। सुपरवाइज लर्निंग में एक टीचर, जिसको ऑरेकल भी आप कह सकते हो, जो आपको गाइड करता है, और गाइड किसके थ्रू करता है? सर्टेन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिसको हम लोग ट्रेनिंग सेट कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या? कि जहां पर टीचर था, अब वहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है। लर्नर जो है, लर्नर कौन हुए? जो सीखना चाहता है, वो डिस्कवर करता है किसी चीज को और उसको अपने नॉलेज बेस में डालता है, एक्सप्लोर करता है, सीखता है, बार बार उसको एक्सप्लोर करेगा और उसकी एक्सपीरियंसेस को स्टोर करेगा। तो ये आपका बेसिकली चीजें होती हैं जब हम एक्सप्लोरेटरी लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर चलते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग पे ही वर्कआउट करते हैं। हर चीज आपको सुपरवाइजर नहीं बता सकता, हर चीज का ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो वो जो लर्निंग है वो आपकी कौन सी लर्निंग हो गई? सुपरवाइज लर्निंग हो गई। अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई जिसमें आप ट्रेनिंग सेट नहीं है, आपको केवल चीजें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने वर्किंग के थ्रू पता चल रही है। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आजकल आपने एक वर्ड यूज सुना होगा, एक्टिव लर्निंग। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको स्कूल में एक्टिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। सुना है वर्ड एक्टिव लर्निंग? नो सर, नो सर। नहीं सुने एक्टिव हैं सर। लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, आपको अपने आप नहीं सीखना होता है। अगर अभी हम लोग बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा दिमाग इसको रिटेन नहीं रखता, लेकिन अगर इसको हम करते भी रहें, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको काउंटिंग सिखाने के लिए लोग जो है उतने ऑब्जेक्ट्स मंगवा लेते हैं कि आप 10 टॉफी ले आइए। ले आते, मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं? अब उस में से कहते हैं कि आपको अगर 2 टॉफी किसी को दे देनी हो तो आपके पास कितनी टॉफी बची रहेगी। तो वो क्या करते हैं, खुद काउंट भी करते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यानी किसी एक्टिविटी को करवा कर हम उनको सिखा रहे हैं। तो इस तरह की लर्निंग क्या कहलाती है? एक्टिव लर्निंग कहलाती है। क्लियर है मेरी बात? जैसे आपने देखा होगा, हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, हर टेक्निकल कॉलेज में कुछ इवेंट कराए जाते थे। जैसे हमारे कॉलेज में भी कुछ इवेंट कराए जाते थे। टेक्निकल इवेंट के लिए गंतव्य एक टेक फेस्ट हुआ करता था हमारे यहाँ, और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए अभिव्यक्ति हुआ करती थी। ठीक है, जो कोविड के वजह से नहीं हो पा रही है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। तो उसमें क्या होता था, उसमें स्टूडेंट सारी चीजें मैनेज करते थे। तो अब आप ये बताइए, स्टूडेंट के मैनेज करने से उनको क्या फायदा होता था? उनकी मैनेजियल स्किल बढ़ती थी। वो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ते थे, अलग अलग लोगों से उनको बात करनी होती थी। तो उससे क्या होगा, उनकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी, उनकी मैनेजियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बेटा वो चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मतलब अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करिए तो आप उसका केवल एक एस्पेक्ट देखेंगे, लेकिन अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करिए तो आपके पास स्किल सेट ज्यादा आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। तो ये आपकी कौन सी लर्निंग हुई? एक्टिव लर्निंग हुई, जिसमें आपने इन्वॉल्व होकर सीखा।
जब आप इन्वॉल्व होकर सीखते हो तो वो लर्निंग आपकी लंबे समय तक रहती है। क्लियर है ना बेटा? मैं जो पढ़ा रहा हूं हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद, या बहुत अच्छा कर लोगे तो 1 हफ्ते बाद उसको हो सकता है भूल जाओ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। Yes, sir. लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर रखी हो, उसको इस्तेमाल कर रखा हो, तो आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। क्लियर है एक्टिव लर्निंग? जब हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो वो होती है एक्टिव लर्निंग। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आता है री एनफोर्समेंट लर्निंग। री एनफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या है? कि कोई काम किया, हमको नहीं मालूम ये सही है कि ये गलत है, अगर हमको रिवॉर्ड मिला तो हम ये काम बार बार करते रहेंगे, और अगर हमको पनिशमेंट मिल गया तो ये काम हम दोबारा नहीं करेंगे। इसमें टीचर अवेलेबल है, पर टीचर आपको कुछ सिखा नहीं रहा है। टीचर किस लिए है? आपको रिवॉर्ड देने के लिए। वो चाहे पॉजिटिव रिवॉर्ड हो, चाहे नेगेटिव रिवॉर्ड हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जैसे कोई रोबोट्स है, रोबोट्स को मूव करना है, तो अगर कोई ऑब्स्टेकल को हिट करता है तो हम रोबोट को अगर नेगेटिव मार्किंग दे देते हैं, और अगर वो किसी ऑब्स्टेकल को उससे बच जाता है तो हम उसको पॉजिटिव मार्क्स दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसको पता लग गया है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आए तो उसको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, हिट नहीं करना है। तो इस तरह की जो लर्निंग हुई, इसको क्या कहोगे? री एनफोर्समेंट लर्निंग कहोगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। अब सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इज द मशीन लर्निंग टास्क ऑफ इन्फरिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ लेबल ट्रेनिंग डेटा। मतलब जो ट्रेनिंग हमको दी गई, यानी जो हमने पढ़ाया, उसी में से तो हम सवाल पूछते हैं आपसे। तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और फिर आप उस ट्रेनिंग डेटा को कितना ग्रास्प कर पाए, कितना समझ पाए हैं, इसके लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं। अब अगर आप ज्यादा समझ गए होंगे तो आप उसको आसानी से पार कर लेंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। मीन्स इन सुपरवाइज लर्निंग ईच एग्जाम्पल इज अ पेयर ऑफ कंसिस्टिंग एन इनपुट एंड अ डिजायर्ड आउटपुट। तो जो इनपुट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और आउटपुट को क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी सिग्नल। क्लियर है? यानी जब हम आपको सवाल देते हैं तो सवाल का एक पॉसिबल आंसर भी होता है। अब अगर आप वही आंसर हमको दे देते हैं तो हम आपको क्या करते हैं? पास कर देते हैं। अगर वो आंसर आप हमको नहीं देते हैं तो हम क्या कर देते हैं? फेल कर देते फेल। हैं। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। यहां अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, यहां आपको दोनों ट्रेनिंग सेट प्रोवाइडेड है। एक तरफ क्या इनपुट आएगा, एक तरफ क्या आउटपुट आएगा। क्लियर है? In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object and a desired output value. जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होती है वो ट्रेनिंग से डेटा को एनालाइज करती है, और उससे जो रिजल्टेंट निकलता है, जिसको हम लोग क्लासीफायर कहते हैं। क्लासीफायर कब कहते हैं? जब आउटपुट हमारा डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या? डिस्क्रीट से क्या मतलब है?
जब डिजिटलाइज फॉर्म में हो, यानी 1 2 3 4, यानी कंटिन्यूअस ना हो, जिसमें ब्रेक्स हो, मतलब गैप हो दो आउटपुट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं। अगर इन्फर्ड फंक्शन डिस्क्रीट वैल्यू निकाल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्लासीफायर कहेंगे। यानी दो आप अलग अलग क्लासेस में उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर कंटिन्यूअस होता है, जैसे हम लोग का हाइट है 5.25, 5.26, 5.23, इस तरह हम लोग की हाइट होती है, 5.5 होती है, 5.7 होती है, 5.6 होती है, कंटिन्यूअस ही तो होती है। तो यहां पर हम उसको कहते हैं रिग्रेशन फंक्शन। क्लियर है? यस सर। जब डिस्क्रीट था तो क्लासिफायर था, यानी क्लासिफिकेशन था, और जब कंटिन्यूअस था तो रिग्रेशन था। The inferred function should predict the correct value for any valid input object. मतलब जो भी इनपुट वैलिड हो, मतलब जो रेंज के अंदर हो, जो ट्रेनिंग दी गई हो, उसी ट्रेनिंग के अंदर की अगर वैल्यू मैंने आपसे पूछी तो उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू हमको शो करेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। Supervised learning required a training data. This require a learning algorithm to generalize from training data to unseen situation in a reasonable way. मतलब जो आपका ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि मैक्सिमम जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा रही हैं वो प्रॉब्लम्स उसमें कवर हो जाएं। और जो इस तरह के टास्क होते हैं, वो चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उसकी साइकोलॉजी में उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते, आप सीख जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि आप लर्न कर रहे हैं, आप जो है उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हुआ? कि अनसीन कंडीशंस में हम किस तरीके से बिहेव करें, ये अगर हमको पता चल जाए तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। कौन सी लर्निंग सर? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी समझने का जो है, जो पूरा प्रक्रिया है उसको ये वो प्रक्रिया हुई जब हम वर्ड कर रहे हैं। ओके सर। जैसे अभी हमने इस सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा था तो हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब हमने आपको सुपरवाइज लर्निंग के बारे में कुछ बताया तो ये चीज आपने नई चीज सीखी। अब अगर आप इसको रिटेन रखते हैं अपने पास तो हम कहेंगे कि आप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, आप सीखने की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। अब अगर देखा जाए तो सुपरवाइज लर्निंग में दो पार्ट होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहले ट्रेनिंग, यानी जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो क्या है? ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, आपको एग्जाम्पल देंगे, उसके इक्वल क्या रिजल्ट आना चाहिए वो आपको बताएंगे, तो वो क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गई। क्लियर है? अगला स्टेप क्या होगा? टेस्टिंग।
अब इसमें हम वो डेटा देंगे जो आपको हमने पहले ट्रेनिंग में नहीं दिया है, लेकिन बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा आप हमको सोल्यूशन देंगे। अब हम चेक करेंगे वो सोल्यूशन कितना सही है कितना गलत है। अगर उसका जो है परसेंटेज सही का ज्यादा है तो हम कहेंगे कि आपने उस चीज को अच्छी तरीके से सीख लिया है, और अगर आपका परसेंटेज कम है इसका मतलब अभी आपको उस पर मेहनत और करनी बाकी है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. नहीं क्लियर है तो फिर से बताता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग में देखो दो चीजें होती हैं, पहले पढ़ाया जाता है फिर उसका इम्तिहान लिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो इससे क्या पता चलता है, जब हमने आपको पढ़ाया तब तो जितने भी क्लास में लोग थे सब इक्वल इक्वल पोजीशन पे थे, इक्वल पोजीशन पे थे कि नहीं थे? लेकिन जब हमने टेस्ट लिया तो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ हो सकता है उस समय अच्छा परफॉर्म ना कर सके। तो इससे अलग अलग एक्यूरेसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, sir. मिलेगी. तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्लासिफिकेशन। यही तो होगा कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर क्वेश्चन, यही तो आपका नंबर ऑफ परसेंटेज निकल के आता है। ऐसे ही यस सर, आता है। यस सर, तो जो आप देख रहे हो नीचे जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि पहले ट्रेनिंग डेटा लिया और लर्निंग एल्गोरिथम से उसको हमने पढ़ा, उसके बाद हमने टेस्ट डेटा दिया और टेस्ट डेटा से जो आउटपुट आया उसकी हमने एक्यूरेसी निकाल ली कि भाई आप 100% एक्यूरेट है, यानी जितने आपको हमने अनसीन डेटा दिया आपने सही तरीके से उसका प्रोटेक्शन कर लिया, तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो गई। मान लीजिए आप 100 में 90 सही बता पाए 10 गलत कर पाए, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो गई? 90% हो गई। क्लियर है ना मेरी बात? Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, sir. In order to solve a given problem of supervised learning, one has to perform the following step. कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपको पता करना पड़ता है कि जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं वो किस तरह के, किस तरह का डेटा है जो आपको दिया जा रहा है। हैंड राइटिंग है, मान लो आपको हैंड राइटिंग एनालिसिस करनी है तो आपको सिंगल कैरेक्टर लिख के दिया जाएगा, वर्ड लिख के दिया जाएगा, एक एंटायर हैंड राइटिंग लिख के दी जाएगी, हो सकता है एक पूरा पैराग्राफ लिख के दिया जाए, हो सकता है 10-15 पन्ने आपको लिख के दिए जाए। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग अल्फाबेट सीखते थे, ABCD, फिर जब उससे बड़े क्लास में आए तो दो कैरेक्टर्स को जो दो अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड सीखा, इज, एट, AT, एट, इज दिस, ये सब सीखा कि नहीं सीखा? Yes, sir. जब उससे बड़े क्लास में आए तो हमने 3 कैरेक्टर करने शुरू किए, 3, 4, 5, इस तरह बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे जो हैं 500-500 पन्ने की किताबों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? Yes, sir. तो हम लोग का ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जो है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब अगर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को लाना है तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग सेट्स को जो है इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो ट्रेनिंग दे पाएंगे। भाई बिना ट्रेनिंग सेट्स को इकट्ठा किए हम कहाँ ट्रेनिंग दे पाएंगे? मान यस सर, क्वेश्चंस ना लाऊं तो आपको क्विज कहाँ से दूंगा? नहीं दे पाएंगे। भाई जब हम नहीं दे पाएंगे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब पहली बार मतलब ट्रेनिंग सेट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट।
यानी हमको रियल वर्ल्ड से ट्रेनिंग सेट्स को एक्सट्रैक्ट करना जो हम आपको दे सकें। समझ में आई बात मेरी? यस सर। फिर जो इनपुट हमको मिल रहा है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जिससे कि हम उसको लर्न कर पाए, समझ पाए। ठीक है भाई, मान लीजिए डॉक्टर साहब को जैसे लिख कर देते हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन डॉक्टर की दवाई बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। क्या लिखा है? मेडिकल हॉल वाले पढ़ पाते हैं। हाँ भाई, कोड वर्ड में लिखते हैं सर। वो भी अंदाजा लगाते हैं। जैसे आप गए होगे, आपसे पूछता है अच्छा जुकाम है क्या तुमको, तुम कहते हो हाँ जुकाम है, तो कहते हैं हाँ इन्होंने जो है सिट्रीजिन लिखी होगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आप जो हमको बताया गया था वो वही लिखा गया है और उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात मेरी? यस सर। जो हमने पढ़ा होता है और जो रिजल्ट होता है दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द इनपुटेड वैल्यू क्या क्या डिसीजन हम ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग वर्कआउट करते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। इसके बाद जब हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, अब हम किसी रिजल्ट पे पहुंच गए, तो वी लर्न द, अब हम जो लर्निंग एल्गोरिथम थी उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर यूजर को बताते हैं कि यूजर से पूछते हैं इसमें और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे वैलिडेशन किया जा सके। वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है या गलत है, हम पहले से प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे दवाई वाले ने आपसे पूछा ना कि आपको जुकाम है ना, उसने कंफर्मेशन लिया कि भाई जो दवाई दे रहा हूं वो गलत तो नहीं दे रहा हूं। ये डॉक्टर के यहाँ कभी गए हो ध्यान, भाई डॉक्टर बीमार पड़ते हो गए, डॉक्टर के यहाँ कभी गए हो, किसी डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो फिर कभी मत आना? नो सर। नो डॉक्टर क्या सर। कहता है? ये दवाई लो, 4 दिन की दवाई लिखी है, आके हाल बता जाना। ठीक ना, है ना? वापस आ जाना। यही कहता है ना, यानी उसको खुद नहीं मालूम तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। मतलब ये ना सोच लेना कि डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी है, भाई उसको मालूम नहीं कि तुम्हारी बॉडी पे उसकी दवाई किस तरीके से असर करेगी, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन चीजें चेंज होती रहती है। क्लियर है ना मेरी बात? अब आखिरी स्टेप जो होता है वो होता है एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करने का, कि जो हमने रिजल्ट दिए उसके बाद जो आउटपुट आए वो आउटपुट कितने ज्यादा जो है सही थे, कितने जो है आउटपुट गलत थे। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। तो जनरलाइजेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करें तो इसके कुछ जनरलाइज फॉर्म भी है। एक है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इन दिस setting the desired output values are provided only for a subset of training data, यानी सारे ट्रेनिंग डेटा का आउटपुट नहीं लिखा रहता है। आपने कुछ किताबें देखी होंगी जिसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं कि नहीं होते? यस सर। तो जो अनसॉल्व्ड होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, उसका आउटपुट कहीं नहीं लिखा रहता है। दूसरी बात है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि हम कर करके सीख रहे हैं। ठीक है?
सुपरवाइजर है जो हमको बता रहा है कि इसको किस तरह से करना है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। जैसे जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। आप लोग यस सर। सी पढ़ रहे होंगे, सी पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ सर। तो यस सर। उसमें आपको कब समझ में आता है? तो जब प्रोग्राम रन कराते हैं। जब प्रोग्राम रन कराते हो, यानी जब एक्टिव लर्निंग पे काम करते हो तब ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम थ्योरी खाली पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल ना करा पाए कराएं तो आप क्या वहां पे कर पाओगे काम? तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नो जाएगा कि नहीं होगा? अक्सर आपने देखा होगा प्रोग्राम को आप लिखते हो तो एरर आ जाती है, कभी सेमीकोलन नहीं लगाते हो, है ना, कभी परसेंट डी गलत लिख देते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। कभी हैश इंक्लूड लिखते हो तो उसमें कर्ली ब्रेसेस की जगह जो एंगुलर ब्रैकेट लगते हैं उसकी जगह कर्ली ब्रेसेस लगा दिए होंगे। तो ये सब गलतियां हम लोगों से हुआ करती हैं, तो ये तभी दूर होती है जब एक्टिव लर्निंग पे काम करते हैं। क्लियर है बेटा बात? यस सर। ये अच्छा, इसके अलावा होता है स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन। स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन का मतलब क्या हो गया? आपने क्रिकेट मैच वैच देखा होगा, देखते हैं? यस सर, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हाँ, वो तो भूतकाल हो गया। अब भविष्य नहीं सर। जो है, यस इंडिया सर, वर्ल्ड इंग्लैंड कप से बम हार है। जाती है या इंग्लैंड इंडिया से हार जाती है, वो भविष्य होगा। तो अभी हम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। प्रिडिक्शन है। यस सर। समझ में आ गया स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का मतलब? पिछले किए हुए कार्यों से आगे के बारे में जानने की कोशिश करना। समझ में आई बात? यस सर। लर्निंग टू रैंक, अब अपना जो इनपुट आउटपुट आ रहा है उसका रैंकिंग करना, कि जो डिजायर्ड आउटपुट आया वो मोस्ट लाइकली था या लाइकली था या नॉट लाइकली था या एग्जैक्टली था। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। अब एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपकी जो गलती है वो इजीली रेक्टिफाई हो सकती है। और डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास जितना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी। हम जितने ज्यादा क्लास करेंगे हमारा रिजल्ट उतना अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, हम एको क्लास नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तब वो आप किस तरह की लर्निंग पे चले जाएंगे? अनसुपरवाइज लर्निंग पे चले जाएंगे। क्या आपको कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिना सुपरवाइजर के भी एक्सट्रीम काम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि भारी जो आपका डेटा कलेक्शन है, जो ट्रेनिंग डेटा कलेक्शन है उसको कलेक्ट करने का। और ये मेरी अटेंडेंस किसने लगा दी? 42 पार्टिसिपेंट है, 42 अटेंडेंस आ रही है। अरे एक तो पार्टिसिपेंट मैं खुद ही हूँ भैया। भाग गया सर एक कोई। अब बताओ, ये भाग गया, इनका ट्रेनिंग डेटा सेट कम का इनकम्प्लीट होगा, अगली बार नंबर कम आएंगे। चलो, होए वही जो ऊपर वाला चाहेगा। अब ये देखो, एक दो लोगों की बढ़ गई अटेंडेंस, 42 लोग पार्टिसिपेट, 4 अटेंडेंस हो गई। स्कैम हो रहा है सर आपके साथ। चलो, हम स्कैम पे भी पता नहीं करना चाहते, नहीं तो पता करना है तो कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम वेस्ट कौन करे? यस सर, आप पढ़ाइए। हम्म। पढ़ाइए सर आप।
ये पढ़ते हैं जिससे कि हम लोग अपना जल्दी से इसको खत्म करें। सर आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं सर। हाँ निकाल लो। क्लास क्यों ले रहे हैं बार बार? क्लास इसलिए ले रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग अच्छे बच्चे। नहीं, जितना अच्छा ट्रेनिंग यस सेट सर, हम होगा लोग तो अच्छा लगा। उतना अच्छा सर सब रिजल्ट। समझ में यस सर। रिजल्ट क्या मेरा होगा क्या? रिजल्ट तो आप ही का आएगा। तो यू में कंटिन्यू। हाँ आई विल कंटिन्यू। अब जैसे आपने लिखा, सर आवाज कट रही है सर आप। अब तो क्लियर आ रही है। यस यस सर। सर। जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजों के बीच में हम क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हॉट और कोल्ड में हमको डिस्टिंक्शन करना हो तो किसी के लिए हो सकता है हॉट हो, किसी के लिए जो है कोल्ड हो, किसी के लिए जो है आपका जो है नॉर्मल हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? पानी किसी को ज्यादा गर्म लग सकता है, किसी को कम गर्म लग सकता है, और किसी को ठंडा लग सकता है। तो ये सबके लिए अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो इसी तरीके से आप अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है दो कॉन्सेप्ट के बीच का मार्जिन बहुत ही कम हो, तो वहां पे आप सही तरीके से लेबल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब जब बात आती है, वो बात आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या नहीं होता है? सुपरवाइजर नहीं। बताने वाला नहीं होता सर। हाँ, सुपरवाइजर नहीं होता सर। सुपरवाइजर नहीं होता, टीचर नहीं होता। आपको स्वयं लड़ना, कोई बताने वाला नहीं होता। स्वयं लर्न करना है कि जो इनपुटेड पैटर्न है इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे आप लोग यूडीमी का कोर्स करिए, उसमें कोई बताने वाला नहीं होता, उसमें लगातार एक वीडियो चलता रहता है, आपको वीडियो से अपने आप सीख लेना है। उसमें किस चीज का कोर्स सर? यूडीमी आपका एक साइट है जिसपे आप सिविल के कोर्सेज, कंप्यूटर के कोर्सेज, ज़्यादातर कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे कोर्सेरा है, यूडीमी है, तमाम जगह हैं। यहाँ पे आपका गाइडेड ट्यूटोरियल्स नहीं होते, अनगाइडेड ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो in machine learning, the problem of unsupervised learning is that of trying to find hidden structure in a unlabeled data। मतलब जब हमने डेटा को लेबल्ड नहीं कर रखा है, सेग्रीगेट नहीं कर रखा है, क्लासीफाई नहीं कर रखा है। क्लासिफिकेशन कब होता है? जब डिस्क्रीट होता है, जब कंटिन्यूअस होता है। बताइए। इससे पहले ही बताया था कि जब आपका कंटिन्यूअस होता है तो रिग्रेशन होता है, जब आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है तो क्लस्टरिंग होती है। तो जो सेग्रीगेशन है, क्लस्टरिंग है, वो आपका क्या है? जब कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। देर इज नो एरर और रिवॉर्ड सिग्नल टू इवेल्युएट ए पोटेंशियल सोल्यूशन। ये आपका डिफरेंस होता है अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग में, कि सुपरवाइजर नहीं मौजूद होता है। Unsupervised learning uses many other techniques to summarize and explain the key feature of data. Many methods employed in supervised learning are based on data mining, method used to pre-process data, कि एक तरह का डेटा एक तरफ रखना, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप अनसुपरवाइज को वर्कआउट कर सकते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के जो तरीके हैं उसमें एक क्लस्टरिंग टेक्निक है जो आप पढ़ेंगे। एचएमएम आपके कोर्स में नहीं है, हिडन मार्कोव मॉडल जिसे एचएमएम कह रहे हैं। ब्लाइंड सिग्नल सेपरेशन, पीसीए और आईसीए, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। यानी आप ज्यादातर केवल अनसुपरवाइज लर्निंग का एक तरीका पढ़ेंगे, वो है क्लस्टरिंग टेक्निक। क्लस्टरिंग का मतलब क्या? ग्रुपिंग कैसे करेंगे, क्लस्टर्स कैसे बनाएंगे।
there are basically two approaches to unsupervised learning. The first approach is to teach the agent not by giving explicit category, but by using some sort of reward or flag to indicate success. यानी अगर आपने अच्छा काम किया तो हमने पहले से आपको नहीं बताया कि काम आपका अच्छा था कि खराब था। जब आप काम करके आए तो या तो हमने आपको चॉकलेट दी या आपको डांट पड़ी। डांट पड़ी तो इसका मतलब क्या है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, और जब चॉकलेट मिली तो आपको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। यानी वही काम आप दोबारा बार बार करेंगे। समझ में आई बात मेरी? यस सर। इस तरह की थैंक यू सर। हैं, इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में यूज होती है कि या तो डिसीजन सही होगा या डिसीजन गलत होगा, या तो डिसीजन हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड देगा या मैक्सिमम पनिशमेंट देगा। क्लियर है? इट्स यस जो सर। अनसुपरवाइज लर्निंग है इसको कभी कभी रीएनफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या, कि हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी चीज से, या तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट से आपको बता रहे हैं कि आपने जो काम किया था वो गलत किया था। भैया कृष्णांत अपने आप को म्यूट कर लो। मंडी आता सब जगह स्टॉल है तब ना सकते हैं वो मंडी हम चलिए वो वाले मंडी हम चलिए जिससे मंडी में अभी 15 लाख थी। हम ही से करवाओगे ये सब काम। ये आपका जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ये कहाँ पे काम करती है, जहां पर आपके पास उतना डेटा ना हो जब आप किसी को ट्रेन कर पाए। जैसे मान लीजिए किसी टेरेन, किसी एरिया के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी मशीन को जब भेजना पड़ेगा तो उसको अनसुपरवाइज ट्रेनिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज करके भेजना पड़ेगा। क्लियर है? और ये इसलिए ज़्यादा यूजफुल होता है कि इसमें आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? यस सर। दूसरी तरह की अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें गोल मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, इसमें सिंपली फाइंड करना होता है कि एक तरह का डेटा एक तरफ हो जाए और दूसरी तरह का डेटा दूसरी तरफ हो जाए। तो ये आपको बेसिकली काम करना है, इसके अलावा और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? और यस सर। तभी आपका सही तरीके से चलेगा जब आपके पास सफिशिएंट डेटा हो कि क्लासीफाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्लस्टरिंग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखिए तो एक ग्लिम्स है, एक छोटा सा कंपैरिजन है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हमारा जो आगे की चीजें हैं ये हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। सर ठीक है, फिर क्लोज करते हैं आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर।